बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट में देखेंगे कंपैक्शन में। अ, तो हम सबसे पहले देखें कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, मेथड्स कौन-कौन से हैं, मैनुअल, मैकेनिकल और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इम्प्रॉपर कंपैक्शन के। अगर हम कंपैक्शन ना करें तो क्या होगा? फिर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट और सुपर प्लास्टिसाइज़र का कांसेप्ट आएगा। कंपैक्शन कंक्रीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमारे एयर बबल्स बाहर आ जाएँ, हमारी डेंसिटी बढ़ जाए, पार्टिकल्स आपस में अच्छे से साथ आ जाएँ। मकसद आपके एयर बबल्स कंक्रीट के बाहर निकल जाएँ, हम हाई डेंसिटी अचीव कर लें। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, आपकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। आप में जितने कंक्रीट में जितने एयर वर्ड्स कम होंगे, तो कंक्रीट के वाटर परमिएबिलिटी उतनी कम होगी। सरिये तक पानी नहीं पहुँच सकेगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक पानी होता है या फिर रेन वाटर होता है, तो उसको ज़ंग नहीं लगेगा। एलिमिनेट हनीकॉम्ब एंड अदर डिफेक्ट्स, कंक्रीट की शटरिंग जब हटाई जाए, तो उसमें जो छोटे-छोटे सुराख आते हैं, जो उस ब्लीडिंग की वजह से होती है, तो उसको हनीकॉम्बिंग कहा जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए भी हम इसकी कंपैक्शन करते हैं। Importance of compaction में, it is important to compact the concrete fully because air will reduce the strength of concrete. For every 1% entrapped air, concrete strength falls somewhere between 5 and 7%. 1% अगर आप entrapped air होगी तो 5 से 7% कंक्रीट स्ट्रेंथ गिर जाती है। सेम इसी तरह अगर आपके पास 5% एयर वर्ड्स आ गए कंक्रीट में, तो आपकी 1/3 तक स्ट्रेंथ गिर जाती है। तो ये ग्राफ आपको शो करा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक ऐसी कंक्रीट जिसकी कंपैक्शन 100% है और दूसरी जो आपने वैसे ही बनाई है बगैर कंपैक्शन के, तो जितना इसमें एयर वर्ड्स होंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ गिरती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 5% अगर एयर वर्ड्स हैं, तो मेरे पास 77-78% मेरे पास स्ट्रेंथ आएगी, जितनी आनी चाहिए थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैक्शन, सबसे पहले तो एयर वर्ड्स आपकी कंक्रीट की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी कम होती है। डेंसिटी और इम्परमिएबल कंक्रीट जो होती है, वो वाटर टाइट नहीं होती। आपकी पानी वाली टंकी लीक करेगी, आपकी छतें लीक करेगी जब बारिश होगी। मॉइस्चर एंड एयर, हवा और पानी दोनों अंदर तक जा सकेंगे कंक्रीट के, जिसकी वजह से सरिये को जंग लग जाएगा। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपने एक शटरिंग लगाई उसमें कंक्रीट की, उसको अगर आप कॉम्पैक्शन या वाइब्रेशन नहीं देंगे, व्हाट विल हैपन इज़, क्या उसके अंदर एयर पॉकेट्स आ जाएँगे। जब आप शटरिंग हटाएँगे तो वहाँ पे खाली जगहें नज़र आएँगी आपको उसमें, ठीक है? तो ये आपको सामने इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन से आप देख सकते हैं, खाली जगहें, एयर पॉकेट्स, हमारे पास लाइन्स वगैरह बन जाती हैं। मेथड्स अब इसमें हमारे पास मैनुअली भी हो सकती है, बाय हैंड, या मशीन्स में भी हो सकती है। तो मैनुअली हमारे पास ये और डिपेंड्स कि हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है, शटरिंग की शेप क्या है, सरिया कितना ज़्यादा या कितना नज़दीक है। मैनुअल कॉम्पैक्शन रॉडिंग, हम सिंपल रॉड से भी कर सकते हैं। रॉडिंग क्या होती है कि हम एक सरिये का पीस लेते हैं, जिस तरह से हम क्यूब या सिलेंडर को कॉम्पैक्ट करते हैं। टैम्पिंग, टैम्पिंग होते हैं जिस तरह से हम अपने फर्श डाल देते हैं घरों में, तो एक दुरमट बनाते हैं, वो नीचे से थोड़ा-सा फ्लैट होता है और उसको मारा जाता है कॉम्पैक्शन। और रैमिंग होती है कि हम उसको साइड से फॉर्मवर्क को मारते हैं। रबर के बने होते हैं, क्या कहते हैं, हैमर्स बने होते हैं और उनसे मारते हैं। मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में हमारे पास इंटरनल वाइब्रेटर पोकर, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग मशीन्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक जनरेटर होता है, उसके आगे मोटर होती है, मोटर के आगे एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है और उसके एंड में एक पोकर होता है, एक बिट होती है, लोहे की हैवी सी, जो वाइब्रेट कर रही होती है। एक्सटर्नल वाइब्रेटर ये बेसिकली मोटर में होती हैं, जो शटरिंग के फॉर्मवर्क पे जोड़ी जाती हैं। जब ये चलती हैं तो ये बहुत बहुत बुरी तरह वाइब्रेट करती हैं, तो आपका पूरी शटरिंग वाइब्रेट करती है, तो इंटर आपकी कंक्रीट की कॉम्पैक्शन हो जाती है। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर्स, फॉर्मवर्क वाइब्रेटर बेसिकली एक मशीन होती है जिसके फ्रंट जो होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है और उसको फॉर्मवर्क पे जोड़ते रहते हैं बार-बार, तो वो फॉर्मवर्क को उससे वाइब्रेट किया जाता है। टेबल वाइब्रेटर या प्लेटफ़ॉर्म वाइब्रेटर, छोटे लेवल पे होगा तो उसे हम टेबल वाइब्रेटर कहेंगे। आपने क्यूब या सिलेंडर बनाया, उसको एक टेबल पे रखा जो कि वाइब्रेट करता है। प्लेटफ़ॉर्म वाइब्रेटर, आपने थोड़ी बड़ी बीम बना दी है कमरे की, एक कमरे जितना होगा ये टेबल, इस पे रख देंगे तो ये पूरा वाइब्रेट करेगा। सरफेस वाइब्रेटर, हमारे पास जो कंक्रीट की सरफेस होती है उसको लेवल करने के लिए, उसमें से एयर बबल्स निकालने के लिए, तो जो-जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। मैनुअली तो हम स्क्रीड्स इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीड होता है, एक गज़ होता है, उसको हमारे यहाँ तो मिस्त्री उसको हाथ से ही मार-मार के
उसको कर लेता है, कंक्रीट को टॉप से लेवल कर लेता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में मैकेनिकली किया जाता है। और एंड में आता है वाइब्रेटरी रोलर। ये छोटा-सा रोलर होता है जिसमें वाइब्रेशन होती है, ये कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करता है। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर रोड्स की जब हम पेवमेंट बना रहे होते हैं उसमें, एयरपोर्ट में जो रनवेज़ होते हैं उसमें, या फिर अब नया कांसेप्ट आया है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का डैम्स में। जब हम डैम बना रहे होते हैं उसके ऊपर भी रोलर चला देते हैं। एक-एक करके पढ़ लेते हैं। मैनुअल कॉम्पैक्शन ऑर्डिनरी एंड अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे की जाती है, अ, जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। प्लेसेस वेयर रिइंफोर्समेंट इज़ मोर, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास सरिया बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो कि हम उसमें कोई चीज़ ना डाल सकें, तो वहाँ पे हम हाथ से करते हैं। वर्केबिलिटी शुड बी डिसाइडेड इन सच अ वे दैट चेंजेस चांसेस ऑफ हनीकॉम्बिंग शुड बी मिनिमम। अब आपकी वर्केबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए, कंक्रीट इतना फ्लो करे कि आपके हनीकॉम्बिंग कम से कम हो। तो रॉडिंग सबसे पहले आपको बताया था, ये लेयर्स में कंक्रीट डाल के नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितनी मारनी है, ये आपने किया है जब हम क्यूब बनाते हैं। रैमिंग जब हम फर्श बनाते हैं तो उसमें हम ये एक दुरमट बना हुआ है, इसके ज़रिए हम कंपैक्शन करते हैं मैनुअली। टैम्पिंग, इट इज़ अ मेथड इन व्हिच द टॉप सरफेस इज़ बीटन बाय वुडन क्रॉस बीम। आपकी जो कंक्रीट की जो टॉप सरफेस है उसको टैम्प किया जाता है, उसको ऊपर से मारा जाता है ताकि ऊपर का जो सेक्शन है उसमें से सारे एयर वाइड्स और बबल्स निकाल दिए जाएँ और वो लेवल भी होना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्लो करता है तो लेवल भी करता है। तो ये टैम्पिंग हो रही है बेसिकली, ये स्क्रीड्स इनको कहते हैं। इसके ज़रिए मैनुअली जब हम करेंगे तो हम उसे टैम्पिंग ही कहेंगे। तो छोटे लेवल पे काम हो तो गरमाले से भी ही किया जाता है। वो आपने देखा होगा, उसको छप-छप करके मार रहे होते हैं और एंड में उसको एक दफ़ा फेरते हैं, वो कॉम्पैक्ट भी होता है और लेवल भी हो जाता है। अब आते हैं हम मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में। तो हमारे पास वाइब्रेशंस जिसकी वजह से एयर वॉइड से होते हैं वो ऊपर निकलते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी कंक्रीट को वाइब्रेशन देंगे उसमें जो बजरी के पार्टिकल्स होंगे वो अपनी इंटरनल फ्रिक्शन भूल जाएँगे। वो आपस में इंटरलॉक नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, पूरी की पूरी जो कंक्रीट मैस होगी वो पानी की तरह फ्लूइड हो जाएगी। पानी में क्या होता है, सेम पानी की तरह वो बहना स्टार्ट कर देगी, फॉर्म वर्क के अंदर सारी जगह घेरना स्टार्ट कर देगी। जो पानी के बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे और जैसे ही आप छोड़ोगे वो कंक्रीट जो आपके सीमेंट पेस्ट वगैरह उस तरह आपकी प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ की जाती है। हाँ, इट इज़ मॉडर्न मेथड एंड नाउअडेज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये क्योंकि एक मॉडर्न मेथड है, अब हर जगह हम यही इसी को यूज़ करते हैं, इसी को रिकमेंड किया जाता है। तो हमारे पास इंटरनल वाइब्रेटर्स जो पोकर्स होते हैं, एक्सटर्नल वाइब्रेटर फॉर्म ये सारे अब हम बारी-बारी पढ़ते हैं। इंटरनल वाइब्रेटर बेसिकली ये एक मोटर होती है, मोटर के आगे फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसके आगे बिट होती है, इसको कंक्रीट में डाला जाता है, एकदम से डाला जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, जितने भी बबल्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और कंक्रीट जो है वो फॉर्म वर्क में हर जगह पहुँचना शुरू हो जाती है, एयर पॉकेट्स खत्म हो जाती हैं। इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, मोटर, फ्लेक्सिबल शाफ्ट और पोकर। मतलब एक मोटर होगी, उसके आगे एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट होगी, उसका पाइप सा होगा और एंड में एक हेड होगा जो वाइब्रेट कर रहा होता है। पाकिस्तान में चौथी चीज़ भी होती है, इसके पीछे एक जनरेटर लगा होता है। हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल नहीं यूज़ करते हैं, हम पेट्रोल वाली यूज़ करते हैं। तो जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं, जनरेटर चलता है, फिर आगे मोटर चलती है और फिर आगे। इनसाइड द हेड देयर इज़ एन अनबैलेंस्ड वेट व्हिच रोटेट्स एट हाई स्पीड। जिस तरह से हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, सेम इसी तरह इसमें एक वेट होता है जो अनबैलेंस होता है, जब वो घूमता है तो वाइब्रेशन होती है। तो इंटरनल वाइब्रेटर आपके पास ऑसिलेशंस होती हैं इसमें, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस आपकी कास्ट इन प्लेस कंक्रीट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ्लोएबल कंक्रीट फ्लो आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सारे बबल्स ऊपर आ जाते हैं। इसमें जितनी भी ट्रैप्ड एयर होती है उसको निकालने के लिए इसको एकदम से डाला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाता है। एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वाइब्रेशन इज जज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ कंक्रीट सरफेस। अब आपको पता कैसे चलेगा कंक्रीट को हमने अच्छी तरह से वाइब्रेट कर लिया है, वो उसकी सरफेस से पता चल जाता है कि उसमें बबल्स अब आना कम हो जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करना कि आप उसके टॉप सरफेस जो है 2-3 इंच तक आप सीमेंट का पेस्ट आ गया, बची सारी बैठ गई। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। व्हेन हैवी reinforcement is used in concrete, कंपोनेंट्स, हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर कब यूज करेंगे, जब आपने बहुत ज्यादा सरिया यूज करना है, इतना ज्यादा कि अब आपकी जो इंटरनल वाइब्रेटर की बिट है, जो पोकर है वो अंदर नहीं जा सकता या वो सरिये पे टकराएगा। तो उस सूरत में हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल वाइब्रेटर बेसिकली लेस इफेक्टिव होते हैं,
ये उतनी वाइब्रेशंस नहीं जनरेट करते। तो इनको नॉर्मली हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे मजबूरी हो, जैसे सरिया बहुत ज़्यादा है या फिर हमारे पास थिन सेक्शंस हो, हम बेसमेंट की दीवार बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर लेंगे। बेसिकली मोटरें होती हैं, शटरिंग पे लगाई जाती हैं। जब ये चलती हैं पूरी शटरिंग काँपती है, ऑसिलेशंस आती हैं जिसकी वजह से कंक्रीट में वाइब्रेशन आती है और हमारे पास कंपैक्शन हो जाती है। External vibrators rapidly clamped, rigidly clamped to the surface so that the foam and concrete are subjected to vibrations. Considerable work needed to vibrate. हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आती है? जितनी एनर्जी हम इसको देते हैं, उतनी वाइब्रेशंस नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपके पास शटरिंग पे जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम इनको अटैच कर सकें। फिर हर कंपनी के पास बहुत सारी ये मोटरें नहीं होती। तो लेबर हमें चाहिए होती है कि पहले मोटर एक जगह लगाई, फिर उससे खोल के दूसरी जगह लगाई, फिर खोल के तीसरी जगह लगाई, फिर खोल के अगली जगह लगाई, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। फॉर्म्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड टाइट इनफ टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन एंड लीकेज ऑफ द क्राउड। अब आपकी शटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ना वो बेंड हो, ना वो खराब हो, ना वो टूटे और उसमें से पानी या ग्राउट भी आपका लीक ना करे। सूटेबल फॉर थिन मेंबर्स और प्री कास्ट यूनिट। अब इसकी सूटेबिलिटी वो कहते हैं कि थिन मेंबर्स दीवारें होगी जिस तरह से 3-4 इंच या 5 इंच की दीवार होगी, या प्री कास्ट यूनिट्स जिस तरह से एक ब्रिज है उसके लिए बीम्स हम अलग बनाते हैं, वहां पे हम यूज कर लेते हैं ताकि हम उसको वाइब्रेशन दे के सब कुछ कर करा के एंड में बीम उठा के उस पर रखते हैं। इसकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, मतलब जब आप शटरिंग हटाते हो नीचे से शीशे जैसी कंक्रीट निकलती है, लेकिन ये ज्यादा पावर लेस एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि जब आपकी शटरिंग लगी हुई है उस पे आप मोटरें या वाइब्रेटिंग चीज़ें ला के खुद लगाते हो। और इसकी दूसरी कैटेगरी ये होती है कि एक टेबल या एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपनी कंक्रीट आपने एक फॉर्मवर्क में डाली, जिस तरह से क्यूब या सिलेंडर बना रहे हैं, छोटी बीम का सांचा वो बनाए और उसको उठा के आप वाइब्रेटिंग सरफेस के ऊपर रख रहे हो। मतलब एक में वाइब्रेटिंग चीज़ आप खुद लगाओगे शटरिंग के ऊपर और एक में शटरिंग को उठा के वाइब्रेटिंग चीज़ पे रखोगे। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं। तो फॉर्म वाइब्रेटर्स ये जिस तरह से बंदा लगा रहा है, ये लगाए जाते हैं व्हेन कंक्रीट मेंबर्स आर वेरी थिन एंड कंजस्टेड विद रीइंफोर्समेंट। पहली चीज़ तो ये है कि जब वो बहुत पतले हों, जिस तरह दीवारें हैं और उसमें सरिया बहुत-बहुत नज़दीक हो, ऐसी सूरत में टू सप्लीमेंट इंटरनल वाइब्रेशंस। अब पाकिस्तान में अ, या ओवरऑल भी इस तरह किया जाता है कि आप जैसे एक गर्डर बना रहे हैं, एक ब्रिज का, तो उसमें हम इंटरनल वाइब्रेटर तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उसकी साइड की जो साइड्स होती हैं, उधर भी हम एक्सटर्नल वाइब्रेशन देंगे। ऐसे में क्या होता है, जो शटरिंग के साथ बुलबुले चिपके होते हैं, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक के बुलबुले ग्लास के साथ जुड़े होते हैं, तो वो बुलबुले भी निकल जाते हैं और आपके पास एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। स्टिफ मिक्सेस वेयर इंटरनल वाइब्रेटर कैन नॉट बी यूज्ड। अब आपने मसाला बनाया जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है, वो फ्लूइबल बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आप इंटरनल वाइब्रेटर डालोगे तो क्या होगा, उसकी बिट अंदर जाएगी, जब बाहर निकालोगे तो वहाँ सुराख सा नज़र आएगा आपको, कंक्रीट वहाँ पे फ्लो ही नहीं कर रही। तो ऐसे में हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, तो वो उसको फ्लो करा देता है। वाइब्रेटिंग टेबल ये आपके सामने है। छोटी क्वांटिटीज़ के लिए लैब वगैरह में इसको यूज़ किया था, ये छोटे सेक्शंस के लिए। इसी चीज़ को जब हम बड़ा कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये वाइब्रेटिंग प्लेटफ़ॉर्म भी बन जाता है। तो सरफेस वाइब्रेटर्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, स्क्रीड, रोलर और ट्रॉवल्स, ठीक है? आल्सो कॉल्ड स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर भी कहते हैं। एक्शन इज सिमिलर टू डैम्पिंग। तो सेम इनका काम डैम्पिंग ही कर रहा होता है। टॉप की जो सरफेस होती है 2-3 इंच, उसमें हमने कॉम्पैक्शन करनी है और उसको लेवल करना है, बुलबुले खत्म करने हैं। वाइब्रेटर इज प्लेस्ड ऑन स्क्रीन बोर्ड। जो आपका वाइब्रेटर करने वाली मशीन है वो एक फ्लैट सी सरफेस के ऊपर रख के उसको कंक्रीट के ऊपर से गुजारा जाता है, ताकि वो जो फ्लैट सरफेस है वो कंक्रीट की टॉप सरफेस को वाइब्रेट करे और उसमें बबल निकाल के लेवल कर दे। It is mainly used for roof slabs, road pavements, but it is not effective beyond 15 सेंटीमीटर डेप्थ। कहते हैं ये रूफ स्लैब्स में, रोड पेवमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप अपना पार्किंग के लिए कोई जगह बना रहे हो, वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि 6 इंच से नीचे तो इसका इफ़ेक्ट जाता ही नहीं है। तो ये बेसिकली आपके बड़े लेवल पे भी हो सकती हैं, छोटे लेवल पे भी हो सकती हैं। तो ये अब आपके सामने स्क्रीड्स और वो बनी है। वाइब्रेटरी स्क्रीड्स ऊपर की 2-2 3-3 इंच की कंक्रीट को आप इससे कर सकते हैं। यूज्ड टू कंसोलिडेट कंक्रीट इन फ्लोर्स और फ्लैट वर्क्स। कंक्रीट शुडंट हैव अ स्लम्प मोर देन 75 मिलीमीटर। आपका कंक्रीट का जो स्लम्प है, मतलब जो कोन टेस्ट हम करते थे, कोन हटाएँगे तो कंक्रीट कितना बैठेगी, वो 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 इंच से ज़्यादा होगा, उसको ये आप यूज़ करोगे तो ये उसमें डूबने लग जाता है। तो इतना हो कि ये वाइब्रेशन की वजह से अंदर उसके ना घुसे कंक्रीट में, ऊपर-ऊपर रहे और कंक्रीट की वाइब्रेशन भी हो रही हो।
अगर आप 75 एमएम से ज़्यादा यूज़ करोगे, क्या कहते हैं, स्लब, तो उसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है कि पानी-पानी ऊपर हो जाएगा और बजरी सारी नीचे बैठ जाएगी। तो हमारे पास वाइब्रेटरी स्क्रीड्स आ गई, ये लेवल भी करती हैं, कंसोलिडेट भी करती हैं। अदर सरफेस वाइब्रेटर में हमारे पास रोलर्स आ गए, वाइब्रेटरी रोलर आ गए, इलेक्ट्रिक हैमर्स आ गए। अब कंपैक्शन तो हमने पढ़ ली, ना करें तो फिर क्या होगा? पहली चीज़ आती है हनीकॉम्ब, पोरस कंक्रीट बनेगी। पानी, हवा अंदर तक जाके सरिये को रस देगा, अपीयरेंस अच्छी नहीं आएगी। दूसरा, एक्सेसिव एंट्रैप्ड एयर वर्ड्स, बड़े-बड़े सेक्शंस ऐसे होंगे जो खाली होंगे। कंक्रीट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। एक दीवार थी जो दरमियान से एक ऐसी जगह से खाली आ गई था, ऊपर की दीवार अलग है, नीचे की दीवार अलग है, वो वहाँ से टूट सकती है। सैंड स्ट्रीक्स बेसिकली होती हैं कि आपने एक लेयर में कंक्रीट डाल दी, फिर आपने अगली लेयर में डाली, फिर उससे अगली लेयर में डाली। अ, एक ट्रक कंक्रीट का आया, आपने उसको पोर किया, वो ट्रक खत्म हुआ, वो चला गया, फिर अगला ट्रक आया, उसको जब आप पोर कर रहे थे, तो इन 2 के दरमियान में एक लेयर बनेगी, जिसमें आपका पानी इकट्ठा हुआ था या सैंड इकट्ठी हुई थी। तो ये लेयर नज़र आएगी बाद में और ये किस्म का जॉइंट ही होगा। कोल्ड जॉइंट्स एंड प्लेसमेंट लाइन्स, तो सेम इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा देर हो गई, ठीक है? तो भी आपके पास यहाँ पे जोड़ नज़र आएँगे आपको कंक्रीट के। तो ऐसे में अगर आप दोनों लेयर्स को दरमियान से कॉम्पैक्शन कर दो तो वो मिक्स हो जाती हैं। सब्सिडेंस क्रैकिंग, कंक्रीट पोर कर दी और वो आहिस्ता-आहिस्ता बैठ रही है, लेकिन उसका सेटिंग टाइम भी आ रहा है। सेटिंग टाइम के दौरान अगर कंक्रीट आहिस्ता-आहिस्ता बैठ रही है, तो फिर क्या होगा, उसमें इंटरनल क्रैक्स आएँगे, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा। डिफेक्ट्स अंडर वाइब्रेशन, हनीकॉम्बिंग आपके पास आ जाएगी। हनीकॉम्बिंग बेसिकली होती क्या है, ये कंडीशन है ऑफ इर्रेगुलर वॉइड्स ड्यू टू फेलियर ऑफ मोर्टार टू इफेक्टिवली फिल द स्पेसेस बिटवीन कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जितने भी या तो सीमेंट स्लरी है वो बह के बाहर चली गई, आपके पार्टिकल जो एग्रीगेट्स है वो पीछे रह गए, या फिर आपके जो सीमेंट स्लरी है वो एग्रीगेट्स के दरमियान में जो वर्ड्स हैं उनको फिल ना कर सके, तो उसको हम हनीकॉम्बिंग कहते हैं। इसको खत्म कैसे करते हैं? इसको हम खत्म करते हैं वाइब्रेशंस के जरिए। अगले आते हैं हमारे पास बग होल्स। ये बुलबुलों के निशान होते हैं। ये टॉप सरफेस पे भी हो सकते हैं, आपने एक दीवार बनाई उसके साइड्स पे भी हो सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताया कोल्ड ड्रिंक के जो बबल्स होते हैं वो ग्लास के साथ अटैच हुए होते हैं। सेम इसी तरह कंक्रीट में भी बबल्स होते हैं। वो साथ जुड़े होते हैं या टॉप सरफेस पे आके वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वो सूखेगी और बबल्स फटेंगे तो पीछे इस तरह की सरफेस आएँगी। ये छोटे-छोटे बबल्स होते हैं, माइक्रो बबल्स भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, हाफ इंच, 1 इंच तक भी हो सकते हैं। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो फिर ये रहेंगे और फिर ये इस तरह से जब आप शटरिंग हटाओगे नज़र आएँगे। प्लेसमेंट लाइन्स, these are dark horizontal lines on formed surfaces which indicate the boundary between concrete placements. जितनी भी आपने लेयर्स में कंक्रीट डाली थी, अब ये शो कराएगी कि आपने कितनी-कितनी लेयर में डाली थी। ये उस वक़्त होता है कि जब आपकी कंक्रीट की सेटलमेंट ना हुई हो। आपने एक लेयर डाली, फिर उसके ऊपर से अगली लेयर डाल दी, तो नीचे वाली लेयर अलहदा सेटल करेगी, ऊपर वाली लेयर अलहदा सेटल करेगी और अलहदा से नज़र आएगा उसमें। ये आपके सामने इसकी एग्ज़ाम्पल है, तो इस तरह से लाइन्स नज़र आती हैं। कहीं पे डेंस है कंक्रीट, कहीं पे कम डेंस है, कहीं पे रेत ज़्यादा है, कहीं पे बजरी ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमारे पास कोल्ड जॉइंट्स। कोल्ड जॉइंट्स होते हैं बेसिकली आपकी कंक्रीट आपने डाल ली, वो थोड़ी देर पड़ी रही, फिर आपने अगली कंक्रीट डाली। तो जो नीचे वाली कंक्रीट है और ऊपर वाली कंक्रीट है, वो एक नहीं होंगे कभी, वो हमेशा अपने आप को अलग शो कराएँगे। डिफेक्ट्स फ्रॉम ओवर वाइब्रेशन, हमने तो पढ़ लिया कि वाइब्रेशन ना करने से क्या डिफेक्ट्स होते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दे देंगे तब क्या होगा? पहली चीज़ सेग्रीगेशन, पानी ऊपर बजरी नीचे। दूसरी चीज़ ब्लीडिंग, आपकी शटरिंग जो है उसमें से पानी लीक कर जाएगा, इसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। पानी लीक कर गया तो फिर पीछे हनीकॉम्बिंग होनी है। फॉर्म डैमेजेस, आपकी शटरिंग या मुड़ सकती है या उसके नट बोल्ट टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो खुल जाती है। फॉर्म स्ट्रीकिंग, आपके पास लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा जब वो करते हैं कि जो मोटर होता है, वो जॉइंट्स में से बाहर निकल जाता है सारा, जो छोटे-छोटे सुराख होते हैं उनमें से बाहर निकल जाता है। तो जहाँ-जहाँ से वो मोटर निकलेगा ऑब्वियसली वहाँ पे निशान पड़ जाएँगे। तो ये हमारे पास फॉर्म स्ट्रीकिंग के तौर पे नज़र आएँगे। सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होती है, वो कंक्रीट का सारा पानी बाहर आ जाना। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए एक ऐसी कंक्रीट बनाई गई जो कि खुद ही कॉम्पैक्ट करती है, खुद ही लेवल करती है
पानी की तरह फ्लो करती है, इसको वाइब्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, इसको कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने सिंपल पोर करने खुद ब खुद एयर को ऊपर को निकाल देती है, तो इसको हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कहते हैं। इसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अब पानी यूज़ कम करते हैं, लेकिन कंक्रीट फिर भी फ्लो करती है, कैसे? हम सुपर प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं। सुपर प्लास्टिसाइज़र वो केमिकल्स होते हैं, जो एक सख्त कंक्रीट हो, जो कि एक जगह पड़ी हुई है, हिल नहीं रही, उसके कुछ ड्रॉप्स डाले जाएँ सुपर प्लास्टिसाइज़र के, तो वो कंक्रीट पानी की तरह फ्लो करने लग जाए, तो उन केमिकल्स को हम सुपर प्लास्टिसाइज़र कहते हैं। वो हम यूज़ करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि हमने पानी कम यूज़ किया, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब सुपर प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया, वो फ्लो भी बहुत अच्छा करेगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, फ्लो भी अच्छा है, तो इसको हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की कैटेगरी में डालते हैं। हम इसको पंप कर सकते हैं, कंक्रीट पंप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह। हमें जैसी मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स हमारी शटरिंग हो, जैसी मर्ज़ी शेप्स हों, ये उसके अंदर खुद ब खुद पानी की तरह जगह बनाएगी, एयर बर्ड्स नहीं आएँगे। सुपर प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं? दे आर आल्सो नोन एज़ हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स। इनको हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर भी कहते हैं। इनको डालने से पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और ये एडमिक्सचर के तौर पे कंक्रीट में डाले जाते हैं। एडमिक्सचर क्या होता है? रेत, सीमेंट, बजरी, पानी के अलावा जो भी चीज़ डाली जाएगी उसको हम एडमिक्सचर कहते हैं। दे इंक्रीज़ दी flow characteristics of concrete by reducing the water symmetry ratio of concrete without disturbing the workability. वो कंक्रीट को ज्यादा फ्लोएबल बना देते हैं एक्स्ट्रा पानी डाले बगैर। आजकल हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास कॉस्ट सेविंग आए, हमें लेबर कम इस्तेमाल करनी पड़ती है, हमें वाइब्रेशंस नहीं यूज करनी पड़ती, तो वो सारी मशीनें निकल जाती है, हमारे फॉर्म वर्क जो है उतना हैवी नहीं लगाना पड़ता। तो ये आज का आपका लेक्चर है।